Hello everyone, welcome to Target IAS. I am Chandan Sharma and I have secured All India Rank 3 in Engineering Services examination that is conducted by UPSC in 2019. Okay, so now we are going to start a new topic, unsteady state or transition conduction heat transfer. ये टॉपिक एक तो हीट ट्रांसफ़र में सबसे छोटा टॉपिक है. ओके, सो काफ़ी स्मॉल टॉपिक है. एंड इफ़ यू सी द नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड in the previous year in engineering services and gate is quite large. सो ये चीज़ें, ये टॉपिक आप काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा. बहुत छोटा टॉपिक है. एक ही अगर फार्मूला भी रटना है तो एक ही फार्मूला है, डेरिवेशन रटने की जरूरत है नहीं, सिर्फ कंसेप्ट समझना है क्योंकि इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं और कुछ कंसेप्ट हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा. ओके, सो सबसे फर्स्ट अनस्टडी स्टेट और ट्रांजिएंट कंडक्शन हीट ट्रांसफर. ओके, सो इन दिस वी हैव टू first of all, what is unsteady state? Unsteady state means with time something is changing. Okay, जैसे कि हमारी जो एज है with time it is increasing. Okay, हर एक सेकेंड हमारी एज डिफरेंट है. so it is unsteady, it is not steady. steady means स्थगित रहना, एक जगह पे रहना. like if water is flowing और एक पॉन्ड है, वहाँ पर पानी है, तो ये स्टडी वाटर है, ये अनस्टडी और फ्लोइंग वाटर है. ओके, ये ट्रांजिएंट कंडीशन. ट्रांजिएंट मीन्स समथिंग दैट इज गेटिंग चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की बात कर रहे हैं. अब जो हमें पढ़ना है वो है लम्प्ड हीट एनालिसिस. सबसे फर्स्ट व्हाट इज लम्प्ड हम बाद में पढ़ेंगे. ये जब मैं कंसेप्ट पढ़ा दूंगा तो उसके बाद मैं लम्प्ड बताऊंगा अच्छे से क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं. सो लम्प्ड हीट एनालिसिस. ओके, सो लेट्स टेक अ बॉडी, कंसिडर अ बॉडी हुज मास इज m, वॉल्यूम इज v, डेंसिटी इज rho kg per meter cube, then specific heat is cp. why we take cp? because in the case of a body or that is a solid body, volume is not changing, right? so हम cv consider ही नहीं करते, we consider only cp. cv is considered for which volume can be changed with rise in pressure. Okay, so cp. and ti is initial temperature. it may be hot, it may be cold, so anything can be possible. T infinity is the ambient temperature and h is the heat transfer coefficient or convective heat transfer coefficient. ओके, सो जैसे कि हम एक बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं. अगर आप किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, इफ़ यू गिविंग हीट टू समथिंग, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. ओके, सो लेट्स टेक, वी हैव टेकन अ बॉडी, वी पुट इट इन द फर्नेस एट 2000 डिग्री सेल्सियस. ओके, फॉर सम टाइम व्हेन इट अटेन द 2000 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वी विल डू, वी टेक आउट द बॉडी एंड कीप इट इन द एम्बिएंट. एम्बिएंट मीन्स आवर नॉर्मल एटमॉस्फेयर इन द एयर. सो क्या होगा, दिस बॉडी विल लूज हीट. सो सबसे फर्स्ट वो हीट लूज करेगा विथ किसको हीट लूज करेगा, टू एटमॉस्फेयर या आवर जो एम्बिएंट होता है उसको. सो वन थिंग यू विल सी इनिशियली, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, दैट इज 2000 डिग्री सेल्सियस. हमारा नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस. तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 2000 माइनस 30, 170 डिग्री सेल्सियस. 1930 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो ये होगा. बट आफ्टर सर्टन टाइम आप क्या देखेंगे, आफ्टर सर्टन टाइम हम देखेंगे आफ्टर 1 आवर, लेट्स से आफ्टर 1 आवर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल गेट into 1500 degree Celsius. This is just an example. So now what is the delta T? 1500 degree Celsius. Temperature of ambient will not change because we take ambient or environment as a or our surrounding as a sink, and जो उसकी capacity होती है, the sink, the capacity of the sink is quite large, so we take very less temperature change, or negligible temperature change. So now this is 1430 degrees, 1470 degrees Celsius. So one thing you can see, our heat transfer is directly proportional to delta T. So initially delta T is large, means heat transfer is large, then delta T reduces, right, 1970 to 1470. So heat transfer reduces. ये एक simple concept है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है. Okay, so now let's start. In this case body will lose heat by convective mode heat transfer. Okay, with air or with fluid you lose heat with a convective mode heat transfer. Internal energy, body is losing heat, so he is losing something. What he is losing? He is losing internal energy of body. Okay, right, internal energy of body decreases as time increases. This is a sign of decrease, this is a sign of increase. Therefore we can say
temperature is a function of time. So in transient conduction heat transfer, temperature is a function of time. So we have to derive that. Okay, so there we have to derive a relation between temperature and time. So let's start with the derivation. What we have to consider first? Let's Ti is the initial temperature of body at T equals to 0. Okay, as I have told you, we kept the body is kept in the furnace so that its temperature rise to 2000 degrees Celsius. So in this condition, Ti, the initial temperature of body at T equals to 0 second is 2000 degrees Celsius. T equals to 0 second is when it start losing heat with the environment, right? We are taking this with respect to environment. Now, after losing some heat, its temperature become T. So T is the temperature of body at T second. T second means any 100 second, 1000 second, 2000 second, 5000 second, anything. Okay, and we assume that Ti, the initial temperature of body, is greater than the ambient temperature, where T infinity is the ambient temperature or surrounding temperature, and this T is in between some where Ti and T infinity. So मिनिमम कितना टेम्परेचर लूज हो सकता है? मिनिमम यही हो सकता है कि T बिकम्स T इन्फिनिटी, इससे ज़्यादा तो टेम्परेचर लूज नहीं हो सकता है, राइट? सो हम कहीं बीच में एक टाइम ले रहे हैं, सो T इज इन बिटवीन इनिशियल टेम्परेचर एंड एम्बिएंट टेम्परेचर, राइट? अब इन सभी चीज़ों में हीट ट्रांसफ़र, देन पावर प्लांट, देन थर्मोडाइनमिक्स, इफ़ यू नो हाउ टू डू द एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस, आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व, 90 नहीं तो कम से कम 70% क्वेश्चन गेट सॉल्व जस्ट विथ एनर्जी बैलेंस. एनर्जी बैलेंस ट्रिक है यहाँ पर काफ़ी इजी है, बट इन सर्टन सिचुएशन इन थर्मोडाइनमिक्स काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, जो कि चीज़ें समझ में नहीं आती जल्दी. ओके, तो ये चीज़ आप धीरे धीरे सीखेंगे व्हेन यू सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन एंड क्वेश्चंस फ्रॉम सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, देन यू विल लर्न दिस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू एनर्जी बैलेंस एट एनी इंस्टेंट. एनर्जी बैलेंस क्या होगा? Rate of convection heat transfer between body and fluid. There is a rate of convection heat transfer, as I have already told you. The heat loosed by the body is by which mode? Convection mode. Okay. Rate of decrease in internal energy. Of course, if heat body lose कर रहा है तो उसका internal energy decrease हो रहा है, तो उसका मतलब यही है कि वो इक्वल होने चाहिए. मान लीजिए आपके पास 1000 रुपीज़ है, आप अपने फ्रेंड को रोज़ 10 रुपये दे रहे हैं, सो आप के पास बोलेंगे कि रेट ऑफ लॉस ऑफ मनी 10 है, एंड रेट ऑफ गिविंग द मनी टू योर फ्रेंड इज ऑल्सो 10, राइट? सो वही चीज़ होगी कि रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर बिटवीन बॉडी एंड फ्लूइड एंड रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, दोनों सेम है. तो ये बहुत छोटा कंसेप्ट है, ये तो आप समझ ही गए होंगे. देन हम कैसे लिखेंगे? हाउ वी विल राइट द रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर विच इज इक्वल्स टू HAT माइनस T इन्फिनिटी, एंड रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी minus mcp dt by dt. mcpt is our internal energy and mcp dt by dt is with respect to time, right? rate. और यहाँ पर माइनस साइन क्यों है? बिकॉज डिक्रीज हो रहा है हमारा, राइट? इंटरनल एनर्जी डिक्रीजिंग, दैट्स वाई वी पुट माइनस साइन. नाउ मास को मैं क्या लिखता हूँ? मास को मैं रो इंटू वी लिख सकता हूँ, राइट? क्योंकि रो एंड वी के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे. सो यहाँ पर एक चीज़ इसमें कंफर्म हो गई, H कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द बॉडी विल नॉट चेंज, डेंसिटी विल नॉट चेंज, वी एज्यूम दैट डेंसिटी विल नॉट चेंज, वॉल्यूम विल नॉट चेंज, एंड CP हीट कैपेसिटी विल नॉट चेंज. ऑफ कोर्स अगर आप जनरल में देखेंगे, जनरल कंडीशन बोल रहा हूँ, नॉट इन दिस क्वेश्चन, CP इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, रो इज अ वॉल्यूम ऑफ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. बट ये जो चेंज होता है काफ़ी इनसिग्निफिकेंट होता है, ठीक है? तो हम उसको कांस्टेंट मानते हैं. सो CP ये सब कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो गया. सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस. ओके, थोड़ा रीअरेंज करेंगे. सो नाउ काफ़ी बेसिक इंटीग्रेशन है. व्हेन यू विल इंटीग्रेट you will get T minus T. This integration is very easy. If someone is having difficulty in understanding, please follow the integration rule. Integration. So ये आ जाएगा Ti माइनस T इन्फिनिटी बाई T माइनस T इन्फिनिटी ई रेज टू HA रो VCP इंटू T. अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, T हमारा वेरिएबल है, राइट? और यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएबल, बाकी Ti T इन्फिनिटी HA रो VCP आर कॉन्स्टेंट. सो दिस इक्वेशन विल गिव टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट? सो ये जनरल हो गया, मतलब ये हमारा इक्वेशन हो गया दैट वी वांट टू डिराइव. ओके, सो ये आ गया. बट अब यहाँ पर हम एक चीज़ देते हैं कि टेम्परेचर और टाइम में
कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइट, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, ओके. सो जो टेम्परेचर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सपोनेंशियल. सो नाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ. This is the temperature axis, this is time axis. If we see, this will be our graph, okay. It will not touch here, sorry, it will not touch here, right. asymptotic हो जाता है, asymptotic means it will infinite पे जाकर टच होगा, ओके. सो इफ ये ऐसा होगा, इफ इनिशियली अगर हम देखें यहाँ पर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो समथिंग लाइक दिस होगा, right. This is dt and this is dt. This is change in temperature, this is change in, जो हम स्लोप बोलते हैं, this is change in time. अगर मैं बीच में देखूं तो कुछ इस टाइप का होगा, यहाँ पर जो होगा this is dt and this is dt. अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये और कम होगा, right. This is dt and this is dt. So now you can see that during, this is the cooling. यहाँ पर हमने लिया है कि initial temperature of body is greater than the ambient temperature. So we can see that here dt by dt ये नेगेटिव है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये फंक्शन ऑफ टाइम है, राइट. और ये रेट ऑफ कूलिंग गेट्स डिक्रीजेज. यहाँ पर जो dt by dt है और यहाँ पर जो dt by dt है उसमें काफ़ी अंतर है, राइट. सो डिक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीजेज. सो वी कैन से दैट, मैंने आपको पहले बताया था, बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस इज डिक्रीजिंग, therefore rate of cooling decreases. दो चीज पता चली, ओके. आफ्टर दैट दिस इज, इन दिस केस when Ti is less than T infinity, here ambient temperature is high, so body will start warming up or heating up. so अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर स्लोप बनाऊँ, ये स्लोप आएगा, और एक यहाँ पर स्लोप बनाऊँ, ओके. सो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कहाँ होगा, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग समवेयर हेयर होगा, ओके. ये टी इन्फिनिटी होगा यहाँ इस केस में. सो इन दिस केस ऑल्सो हेयर dt by dt इज फंक्शन ऑफ टाइम एंड इट इज पॉजिटिव, राइट. यू कैन सी, एंड इट इज अ हीटिंग कर्व बिकॉज हीटिंग टेक्स प्लेस. सो हेयर यू कैन ऑल्सो सी द रेट ऑफ हीटिंग डिक्रीजेज. सो यही मैं आपको बोल रहा था, वाई क्यों हो रहा है ये, बिकॉज ड्यूरिंग अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर it is not only the temperature of body keeps changing with time but also the rate of heat transfer, and rate of heat transfer depend upon delta t. delta t पर होता है, तो इसके कारण वो चीज़ होती है, ओके. सो इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ये इसलिए मैंने बोला कि दिस इज बिकॉज इनिशियली द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन बॉडी एंड फ्लूइड इज वेरी हाई ड्यू टू लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्टिंग बिटवीन देम. बट एज टाइम प्रोग्रेस दिस रेट ऑफ कूलिंग और हीटिंग ऑफ बॉडी डिक्रीजेज due to decrease in heat transfer between body, okay. so now you can see, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, okay, because q is directly proportional to delta t. if delta t decreases, q decreases, therefore dq by dt is also directly proportional to dt by dt. if this decreases, this also decreases, if this increases, this also increases, similar, okay. so ये हो गया. now there is a concept of time constant, okay. so t minus t infinity ये हमारा फॉर्मूला है, एंड दिस इफ़ यू फाइंड दिस यूनिट एच ए बाय रो वी सी पी, उसका यूनिट आता है पर सेकेंड, और हम उसको उल्टा कर दें रो वी सी पी बाई एच ए, तो उसका यूनिट सेकेंड होता है. सो इट इज़ अ यूनिट ऑफ अ टाइम, इसलिए हम इसको टाइम कॉन्स्टेंट बोलते हैं, ओके. नाउ टाइम कॉन्स्टेंट सिग्निफाइज क्या करता है वो इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल, the time constant of a body signifies how much time will be taken by body in approaching the thermal ambient condition when exposed suddenly, okay. so if time constant is less, जैसे इसी में देखते हैं, मान लीजिए हेयर
टाइम कांस्टेंट इज लेस, दिस वैल्यू इज लेस, ओके, मान लीजिए 0.001 एंड you put some time, so there is e raised to something very small, right? So e raised to something very small, तो वो इसकी वैल्यू बड़ी आएगी, देयरफॉर t माइनस टी इन्फिनिटी, सॉरी t माइनस टी इन्फिनिटी इज नियरली इक्वल्स टू टी आई माइनस टी इन्फिनिटी, राइट? इफ अगर मैं इसकी जगह पर बड़ी वैल्यू पुट कर दूं, सो e माइनस ई इन्फिनिटी की वैल्यू काफ़ी कम आएगी, तो t माइनस टी इन्फिनिटी की वैल्यू काफ़ी वो आएगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल देखें, ओके, just you have to do a solution, okay, let's say minus ha by rho vcp, time constant value 0.001 in the first case. Now put t equals to 10 seconds and find t minus t infinity equals to ti minus t infinity e raised to minus 0.001 into 10. Now you will find, okay, there will be its value will be, I think, just wait a minute, I have to use the calculator. Its value will be somewhere 0.99 ti minus t infinity. So you see, सिर्फ 10 सेकेंड में ये जो टेम्परेचर है ये इसके इतने पास पहुंच चुका है, जो इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस और फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस है, ओके। अगर मैं लूँ टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 0.1 लेते हैं और t इक्वल्स टू 10 सेकेंड लेते हैं, then see what will happen. T minus T infinity equals to Ti minus T infinity e to the power minus 0.1 into 10. So this is 1, right? So e exponential raised to minus 1 ये आता है 0.367. So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि इनिशियल जो टेम्परेचर डिफरेंस था, राइट, और जो अभी टेम्परेचर डिफरेंस है उसमें कितना है? अभी जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 36.7% ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस है। इसको हम अपोजिट साइड से कैसे कह सकते हैं, उल्टा तरीके से, कि जस्ट वेट अ मिनट, जो अभी टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना कम हो गया है? 63.2% से या 63.3% से कम हो गया है। मान लीजिए इनिशियली जो टेम्परेचर डिफरेंस था 1000 डिग्री सेल्सियस का था, सो अभी जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 367 डिग्री सेल्सियस का है। तो हम कितना कम कर चुके हैं? हम अभी 633 ओवर कम कर चुके हैं, समझ रहे? तो ये जो टाइम कांस्टेंट का फंडा है, ये टाइम कांस्टेंट पे आपको कभी कभी ये पूछा जाएगा, क्या बोलते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ओके। सो अब टाइम कांस्टेंट हम कम कैसे करें? हमें ये पता है टाइम कांस्टेंट कम होना चाहिए, बट टाइम कांस्टेंट कम कैसे करें? एक एग्जांपल लेते हैं, थर्मोकपल। सो इफ यू नो व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मोकपल, इट मेजर टेम्परेचर, okay. So you have a two device, initially you have a two device, first and second. This measure in 1 hour exact temperature and this measure in 1 minute. Which device will you use? Okay, so of course the second device. So time constant जितना कम होगा उतनी जल्दी वो फाइनल टेम्परेचर या एम्बिएंट टेम्परेचर के पास जाएगा, ओके। सो जनरली जो थर्मोकपल का टाइम कांस्टेंट होता है वो 2 सेकेंड होता है, ओके, अराउंड 2 सेकेंड होता है, ओके। सो उसको वैसे करने के लिए क्या करें? थर्मोकपल इस टाइप से हम थर्मोकपल यूज़ करते हैं कि वो जो फ्लोइंग फ्लूइड है, हॉट गैसेस और कोल्ड फ्लूइड, उसका यूज़ करें, ओके। और थर्मोकपल का एक और चीज़ बताता हूँ, थर्मोकपल जनरली हम 800 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही यूज़ करते हैं, ओके। उसके बाद हम दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं। सो यू कैन गूगल दिस थिंग, क्योंकि मैं सब चीज़ें नहीं कवर कर सकता हूँ। तो सबसे फर्स्ट, अगर हमें टेम्परेचर जल्दी मेजर करना है तो सबसे फर्स्ट टाइम कांस्टेंट हमारा कम होना चाहिए, टाइम कांस्टेंट कम होना चाहिए, राइट। उसके बाद अगर हम इसी से देखें तो ये कम कब होगा? जब V/A का जो रेशियो है, V/A अगर आप स्फेयर लेंगे, स्फेयर के लिए, तो V/A का जो रेशियो R/3 आता है, ओके। सो V/A शुड बी स्मॉल, राइट। इफ़ यू वांट टू डिक्रीज दिस, सो दिस जो V/A है टर्म वो कम होना चाहिए, देयरफॉर दिस शुड बी, R/3 शुड ऑल्सो बी लेस, देयरफॉर R शुड बी लेस, मीन्स साइज ऑफ द थर्मोकपल शुड बी स्मॉल। ये फर्स्ट कंसेप्ट हो गया। सेकंड, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H, राइट। टाइम कांस्टेंट is inversely proportional to H, therefore to decrease the time constant H should be large.
तो टाइम कांस्टेंट को छोटा रखने के लिए h बड़ा होना चाहिए, राइट। ये हमें कम कर सॉरी टाइम कांस्टेंट को कम करने के लिए h लार्ज होना चाहिए। नाउ रो सी पी देखिए कहाँ पर है, रो सी पी ऊपर है, ओके। सो अगर हीट कैपेसिटी स्मॉल होनी चाहिए, अब देखिए इसका फंडा क्या है। मान लीजिए अगर इफ हीट कैपेसिटी इज लार्ज, if the thermocouple or anybody who is measuring the temperature whose heat capacity is large, तो फर्स्ट क्या करेगा, फर्स्ट ही विल एब्जॉर्ब द हीट, ओके। अगर मान लीजिए हमें 10 डिग्री सेल्सियस से चेंज करना है, एक की हीट कैपेसिटी 1 जूल पर केल्विन है पर केजी, और एक की 10 जूल पर केजी पर केल्विन है। सो द फर्स्ट वन रिक्वायर ओनली 10 जूल, राइट, and the second one require for 1 kg and second one require 100 joule per kg. Now the heat transfer also depend how much the time also depend upon how much heat should be transferred. So 10 joule जल्दी transfer हो गया, 100 joule जल्दी transfer होगा, of course 10 joule for the same material, okay. So इसलिए रो Cp कम होना चाहिए, तो heat capacity small होनी चाहिए। I have already told you that it is thermocouple is generally used for 800 degree Celsius, okay. So now this द अबव एनालिसिस, अब इसके ऊपर एक एजम्पशंस था जो मैंने आपको बताया नहीं था, मैंने क्यों नहीं बताया था वही मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दिस, आफ्टर दैट अबव एनालिसिस इज बेस्ड ऑन दैट द टेम्परेचर ऑफ द होल बॉडी इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मास। सी इफ़ यू हैव टेकन अ बॉडी, अगर वो बहुत बड़ा है, सो इंटरनल यहाँ का जो टेम्परेचर है और जो बॉडी का यहाँ का टेम्परेचर T1 एंड T2, दिस विल बी डिफरेंट। बट हमने पहले बोल दिया, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द बॉडी शुड बी स्मॉल। इफ बॉडी इज स्मॉल देन द टेम्परेचर एट द कोर एंड टेम्परेचर एट द पेरीफेरी इज नियरली इक्वल, T1 इज नियरली इक्वल्स टू T2, may not be exactly same, means either if T1 is 100 degree Celsius, we can't say that T2 is also 100 degree Celsius, no. If T1 is 100 degree Celsius, T2 can be 99.5 or 7, it depends, okay. So this is close with respect to 100 degree Celsius, okay. So now temperature, इसका मतलब क्या हो गया कि हमने यूनिफॉर्म माना, यूनिफॉर्म। अब नॉट टेम्परेचर gradient is 0. If you see the temperature gradient in the second case here is 0.5 upon the length dx, it is very small. But in the first case, if internal temperature 100 degree Celsius and this is around 80 degree Celsius, so here 20 by dx, ये लार्ज होगा, ये छोटा होगा। सो इसलिए हम बोलते हैं कि बॉडी छोटी होनी चाहिए, बॉडी सबसे फर्स्ट स्मॉल होनी चाहिए, एंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मास, सो दैट इंटरनल टेम्परेचर ग्रेडियंट इज नेग्लिजिबल और ज़ीरो। और जो ये कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट को, इस टाइप की जो बॉडी होती उसी को हम लम्प्ड हीट बॉडी बोलते हैं, लम्प्ड हीट बॉडी। और इसकी एनालिसिस को वी से लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस। सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लम्प्ड बॉडी। लम्प्ड बॉडी इज अ बॉडी इन विच temperature, internal temperature gradient is very small, okay. Please write this, lumped body is a body in which internal temperature gradient is very small or negligible or zero, okay, so that the temperature of body is uniform throughout the mass of the body, okay. And the analysis of such body is known as lumped heat capacity analysis, and this, as temperature is a function of time, so we can say that this is a transient heat transfer, heat transfer, okay. So ये concept है पूरा इस topic का। Now to define a body as a lumped body, how you can define? There should be a criteria. We can't say by seeing that this is a very small body, so this is a lumped body. This is a very big body, so this is not a lumped body. No, this is not like that. The criteria that a body is a lumped body or not depend upon a dimensionless number which is known as Biot number, okay. So we will learn Biot number here. You will learn many dimensionless number in the heat transfer, so you have to also remember the significance, formula and number where it is used to solve the question, okay. Because there are some tricky questions, I will show you how to solve, how the question can be tricked and you will easily solve the question in a wrong way. So let's start with the Biot number. This is the first dimensionless number, and
for a body to be a lumped body, Biot number should be less than 0.1. सो ये क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया के ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में. नाउ Biot number, this is, first remember the Biot number, this is what equation or formula you can say, which is HL by K solid, where H is heat transfer coefficient of ambient or surrounding, okay. L is characteristics length, K is the conduction heat transfer coefficient, okay. So और वो भी बॉडी का, तो K is of solid, H is of fluid, fluid is ambient is a fluid, right. Now characteristics length, what is known as what is characteristics length? Characteristic length is defined upon volume by area, okay. So for sphere we have already discussed, for sphere अगर लेंगे तो sphere का वॉल्यूम होता है 4/3 pi r cube and surface area is 4 pi r square. So if you will solve it, you will get L equals to r/3. So ये आ गया यहाँ पर कंसेप्ट. इफ, अब यहाँ पर हमने बोल दिया कि इफ Biot number is less than 0.1, this is a lumped body. If Biot number is less than 1, it is a lumped body, and the whole analysis that we have done is hold. It will hold. So temperature is a function of time only, not space. Space means ये जो बॉडी है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि हम इसके कोर से कितना आगे आ रहे हैं. जो कोर पे होगा वही पेरिफेरी पे होगा, और इट इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ टाइम. What if Biot number is greater than 0.1? Then temperature is a function of time and space. Just remember this, okay? If, अगर मैं इसका practically significance दिखाऊं, if there is a body, okay, and this is T1 and this is T2, okay, wall temperature. If temperature का जो profile है first होगा, तो this is Biot number. This is here Biot number will be 0.1, because here the temperature difference, if you see the temperature difference, which is very less or negligible, you can say, here there is some temperature difference, so Biot number will increase. In the last case temperature difference is very large, so we say Biot number is 1. Biot number is greater than 1 also, ठीक है. so यहाँ पर हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल Biot number है क्या. अब ये हो गया Biot number का फॉर्मूला. अब मैं Biot number का सिग्निफिकेंस बताऊंगा, ओके. सबसे फर्स्ट फॉर्मूला, एनालिटिकल थिंग्स, मैथमेटिकल थिंग्स, then we will talk about the significance. So here the significance. First of all, Biot number. Biot number is defined as the ratio of internal conductive resistance offered by body upon external convective resistance. Just again listen or read. Internal conductive resistance, we are talking about the resistance offered by the body, and external convective resistance. So if Biot number is very small, means internal conductive resistance offered by body is very small, then compared to external convective resistance. सिंपल, जो रेजिस्टेंस बॉडी प्रोवाइड कर रही है टेम्परेचर ट्रांसफर को, वो एक्सटर्नल, जो यहाँ पर जो एक्सटर्नल है रेजिस्टेंस या कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, उससे काफ़ी छोटा है. अगर Biot नंबर 0.1 है, राइट, अगर 0.1 को दे दें तो 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स और उससे लार्ज है, बिकॉज Biot नंबर शुड बी लेस देन 0.1 फॉर अ लम्प्ड बॉडी. सो ये इसका सिग्निफिकेंस है, राइट. अब अगर हम उसको फॉर्मूले में लिखें तो इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस इज L/K, राइट, एंड एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस इज 1/H, वेयर L इज द कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ. अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्टली आ जाएंगे HL/K, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, HL/K. अब यहाँ पर K क्या है? K सॉलिड है, H फ्लूइड का है, और LC हम जनरली डिनोट करते हैं. सो ये सिग्निफिकेंस हो गया Biot नंबर का. नाउ ये एक कंसेप्ट मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ जो आप कहीं नहीं पढ़ेंगे. अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे, रेफरेंस बुक में, तो ही आपको पता चलेगा, पर कहीं भी कहीं कोचिंग वोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता है चीज़. तो ये चीज़ प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. सो अगर एक क्वेश्चन आया था, इफ़ यू वांट टू मेजर द टेम्परेचर डिफरेंस, ओके, वी आर मेजरिंग दिस ना बाय दैट फार्मूला थीटा नॉट बाई थीटा आई, इनिशियल फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस बाय इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो उनका जो रिलेशन होता है वो हाइसलर चार्ट देता है, हाइसलर चार्ट, ओके. नाउ व्हाट इज हाइसलर चार्ट? हाइसलर चार्ट इज द चार्ट बिटवीन दिस टेम्परेचर रेशियो फाइनल वर्सेस इनिशियल, एंड एक्स एक्सिस पे होता है फूरियर नंबर, ओके, फूरियर नंबर. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला अल्फा टी बाय एल स्क्वायर, वेयर टी इज द टाइम
L is again that characteristics length, and alpha is thermal diffusivity. This is also non-dimensional number. We will talk about this not at this point of time, जब हम बाकी डायमेंशनलेस नंबर पढ़ेंगे तब. ओके, जस्ट रिमेंबर कि अगर हमें टेम्परेचर ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन में या ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर में फाइंड करना है किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, तो कौन सा चार्ट यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे हाइसलर चार्ट. ओके, सो दिस इज हाइसलर चार्ट. हाइसलर चार्ट का बस आपको एक वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है पता होना चाहिए. और ये इन बायोट नंबर का इन्वर्स होता है. ये बायोट नंबर को होता है, ठीक है, कि ये जो कर्व है, फर्स्ट कर्व एंड सेकंड कर्व, ये बायोट नंबर के लिए फिक्स है. यहाँ पर एक बायोट नंबर फिक्स हो गया, यहाँ पर एक बायोट नंबर C2 फिक्स हो गया. तो ये इस टाइप से होता है. और जैसे जैसे आप इस कर्व को ऊपर जाते जाएंगे तो इन्वर्स ऑफ बायोट नंबर गेट्स इंक्रीज. तो ये आपको पता होना चाहिए. ये बेसिक चीज़ है. व्हाट इज हाइसलर चार्ट, व्हाट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट इज ऑन द वाई एक्सिस. आपको कभी यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आपको ये पता होना चाहिए. इसके ऊपर क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में, IRMS में, इसरो में, DRDO में पूछा जा सकता है. बाकी गेट में बेसिस पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं. ये उनके सिलेबस में या आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं बोलूँगा मैं, बट स्टिल ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं गेट में आज तक पूछे गए हैं. ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन दिस मेथड. सो लेट a sphere or a spherical body of diameter 60 mm. Initial temperature is 2000 degree Celsius. The ambient temperature is 30 degree Celsius. Heat transfer coefficient or convective heat transfer coefficient is 25 watt per meter square Kelvin. Density is 7800. So you can say that this is a metal, right? 7800 generally iron का हो जाता है 8000 के आसपास. K 55. K is कंडक्शन में जो कंडक्टिविटी होती है वो. Cp स्पेसिफिक हीट इज 600 जूल पर केजी पर केल्विन. व्हाट यू हैव टू फाइंड एट टाइम एट विच टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बिकम 630 डिग्री सेल्सियस. तो यू हैव टू फाइंड द टाइम. वेरी सिंपल. नाउ जो सबसे गलती वो करेंगे लोग कि वो डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे. ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर मेथड बोला है, सो यू विल डायरेक्ट यूज दिस. बट अगर आप मेंस में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किस टाइप से करेंगे? फर्स्ट यू हैव टू फाइंड दैट कि ये पहले लम्प्ड बॉडी है कि नहीं है. वी कैन कंसिडर दिस बॉडी एज अ लम्प्ड बॉडी और नॉट. वो कहाँ से पता चलेगा? दैट यू कैन फाइंड बाय फाइंडिंग द बायोट नंबर. सो बायोट नंबर इज HLC/K and LC is V/A, which is R/3. So R/3 means its radius become 30 mm. So 0.03/3. When you will find this Biot number, the Biot number will be 4.54 into 10 to the power minus 3, which is very very less than 0.1. So it is a lumped body. First of all हमें पता चल गया it is a lumped body. Now we can use the formula that we have derived in the lumped body heat analysis, heat transfer analysis. So अब हम find करेंगे T minus T infinity upon T naught minus T infinity equals to e raised to minus HA by rho CV into T. Now you know everything. You know the final temperature at which you have to find the time. So 630. Here this is T infinity is 30, T infinity is 30, T naught is 2000 degrees Celsius. Now H is 25, rho is 7800, C is 600. Now V by A you can directly write R/3. तो 3 ऊपर आ जाएगा, 0.03 नीचे आ जाएगा into T. When you will how to solve this? You will take log on both sides, then you will get the time 2225.54 second. अगर ये न्यूमेरिकल में आ गया जो कि आता है गेट में, so you will write this exact 2225.54. if this is in engineering services, इसका आंसर इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2220 भी दे सकते हैं, 2235 भी दे सकते हैं, 2215 भी दे सकते हैं, बिकॉज बहुत बड़ा टर्म है तो आसपास जा सकता है. ठीक है. इफ बट इन गेट प्लीज बी प्रिसाइज. सो द टाइम विल बिकम 37.09 मिनट. इफ मिनट में पूछा, आवर्स में पूछा तो आवर्स में देना पड़ेगा. ऑफ कोर्स एक चीज़ और, जो न्यूमेरिकल में यूनिट पक्का देखेगा, इन न्यूमेरिकल यूनिट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. कभी कभी वहाँ पर हम सेकंड में आंसर फाइंड करते हैं और आंसर मिनट में पूछा होता है, हम जल्दी जल्दी में वही सेम चीज़ जो 2225.54 मिनट सेकेंड लिख देते हैं और वहाँ पर हम ताली बजाने लगते हैं, ये हमारा क्वेश्चन सही हो गया, घर आके लगता है बहुत सही हो गया. व्हेन वी विल गेट द सॉल्यूशन, तब हमें पता चलता है भाई ये मिनट में है, तब हमें हमारी बेवकूफ़ी का अंदाज़ा होता है. तो इस टाइप की बेवकूफ़ी ना करें, मैं कर चुका हूँ. ठीक है, लेकिन मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, मैं अपनी गलती फाइंड करके इस चीज़ से ओवरकम आ सकते हैं. तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये गलतियाँ मत कीजिए. ओके, तो 2 गलती मैंने बता दी आपको. सबसे फर्स्ट, अगर कोई बंदा मेंस दे रहा है
तो प्लीज़ फाइंड दिस बायोट नंबर इनिशियली, नहीं तो अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके 3 से 4 मार्क्स वो बंदा ऐसे ही कट कर देगा। बहुत सिंपल है कंसेप्ट, ठीक है, मार्किंग का ऐसे ही कट कर देगा। और मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे जो मार्क्स हैं 233 एंड 229 इस साल के वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स में से। सेकंड पेपर में 233 थे जो कि हाईएस्ट है, 229 फर्स्ट पेपर में था जो कि सेकंड और थर्ड हाईएस्ट है। तो मैं ये आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ थर्मली इक्विवेलेंट सिस्टम, ये एक बहुत छोटा कंसेप्ट है। इट विल बी ओनली आस्क्ड इन द मल्टीपल चॉइस टाइप, गेट और ईएस और इसरो एनी एग्जाम विच इज बेस्ड ऑन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो थर्मली इक्विवेलेंट, सबसे फर्स्ट क्या बोला है, इक्विवेलेंट। व्हाट इज इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट मीन्स अगर 100 रुपये का 1 केजी प्याज है, 1 केजी ऑनियन है, सो दीज टू थिंग्स आर इक्विवेलेंट, राइट? इफ यू गिव मी 100 रुपीज आई विल गिव यू 1 केजी ऑनियन, इफ यू गिव मी 1 केजी ऑनियन आई विल गिव यू 100 रुपीज, सिंपल थिंग, राइट? अगर ये मार्केट रेट है तो, नहीं तो 10 रुपये, इफ मार्केट रेट इज 10 रुपीज देन इट इज इक्विवेलेंट टू 10 रुपीज। बट यहाँ पर क्या बोला, थर्मली इक्विवेलेंट। तो अगर मैं बोलूँ एक हॉलोस्फेयर है और एक स्लैब को हम थर्मली इक्विवेलेंट कब बोल सकते हैं? एक हॉलोस्फेयर इज इंटरनल रेडियस r1, एक्सटर्नल रेडियस r2, इट्स कंडक्टिविटी इज k, हीट ट्रांसफर q हो रहा है। सिमिलरली एक स्लैब है जिसका थिकनेस b है, हीट ट्रांसफर q होना चाहिए, इसका एरिया a है यहाँ पर। तो कैसे हम करेंगे, हाउ? सो इसके लिए दो कंडीशन है, टू कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड, इसके ऊपर होता है बेस्ड। ओके, सो व्हाट इज द टू कंडीशन? फर्स्ट, थिकनेस रिमेन सेम और थिकनेस मस्ट बी सेम। सो व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब? दैट इज b, राइट? एंड द थिकनेस ऑफ द हॉलोस्फेयर इज r2 माइनस r1, नॉट d2 माइनस d1। गलती से भी d2 माइनस d1 मत कर देना, इट इज r2 माइनस r1, राइट? द थिकनेस ऑफ द स्फेयर। नो, थर्मल रेजिस्टेंस शुड बी रिमेन सेम और मस्ट बी सेम, यहाँ नॉट शुड, here मस्ट आएगा। थर्मल रेजिस्टेंस मस्ट बी सेम, ओके, क्योंकि जो कंसेप्ट होता है किसी बॉडी का, अगर हम थर्मल इसमें देखते हैं तो वो थर्मल रेजिस्टेंस पे आता है। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी देखूं, यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये R1 है, ये R2 है, इसको हम इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? जब यहाँ पर ये R1 प्लस R2 एक ही रेजिस्टेंस दे दे, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पर है इक्विवेलेंस तब आएगा जब आप थर्मल रेजिस्टेंस सेम करेंगे। नॉट थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ ए स्फेयर we have already discussed, which is equals to R2 minus R1 upon 4 pi R1 R2 into K, and thermal resistance of a slab is L upon K into area है, where L is thickness, so it is B upon K into M। अब बॉडी सेम है तो K भी सेम होगा, राइट? मटेरियल सेम है तो K भी सेम होगा, तो K कैंसिल हो गया। B इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1, तो ये भी कैंसिल हो गया। सो AM द एरिया इज इक्वल्स टू 4 पाई R1 माइनस R2, तो ये जो एरिया आएगा इसका वो आ जाएगा 4 पाई R1 माइनस R2। सो ये कंसेप्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। ओके, सो दिस लेक्चर ओवर्स हियर। इन द नेक्स्ट, फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर we are going to discuss heat exchanger, which is also a very important topic. Every topic is important if you are very much serious. ओके, और काफ़ी इजी टॉपिक है। हीट ट्रांसफर इज़ नॉट अ वेरी टफ सब्जेक्ट, इट इज़ अ इजी सब्जेक्ट और ये डुएबल सब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पर अगर चीज़ें आपने अच्छे से बेसिक समझ लिया तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं हीट ट्रांसफर से। थर्मल से बेसिक, हीट ट्रांसफर, थर्मोडाइनमिक्स, पावर प्लांट। ओके, पावर प्लांट में थोड़ी दिक्कत है, बट इफ़ यू आर हैविंग अ बेसिक और अ स्ट्रॉन्ग बेसिक्स देन यू कैन अचीव इट। ओके, so take care and goodbye.